हेलो स्टूडेंट आज हम एनसीईआरटी बुक मैथ्स क्लास 12th का जो हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। उसमें स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट होगा। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एक्सरसाइज 4.2 अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आपको जो मैं इधर प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ डिटर्मिनेंट की, ये आपको आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है, रीड कर लें एक बार, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। If the rows and column of determinant are interchanged, the value remain unchanged। ठीक है, तो स्टूडेंट पेपर में आपको ऐसा पूछ लेंगे, प्रॉपर्टी फर्स्ट ये पूरा लिख के दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसे प्रूव करें विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो मैंने हर एक प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी नीचे लिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए क्या है, ये आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। इफ द रोज एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप कोई भी रोज या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, रोज एंड कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं देन द वैल्यू रिमेन अनचेंज। अनचेंज का मीन है सेम रहेगा। ठीक है, तो एक बार प्रूफ इसका देख लीजिए कैसे रहेगा ये सेम। तो मैंने क्या किया, एक डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया डेल। डेल एक डिटर्मिनेंट है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आपका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो और यहाँ पे मैंने शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया था एक्सपैंड करने का 3 का सी ऑर्डर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सपैंड बाई R1 करा है। ठीक है, एक्सपैंड बाई R1, R1 आपको दिख रहा है ना, ये आपका R1 है, R2 R3 है, ये C1 ये C2 ये C3 है। मैंने आपको बताया था 3 क्रॉस सी ऑर्डर में आप किसी भी एक रो, यहाँ पे 3 रो है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को एक्सपेंड करें। ठीक है, तो आंसर आपका क्या रहता है, सेम रहता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, आप इसकी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी कुछ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिटर्मिनेंट है, मैंने यहाँ पे एक्सपैंड बाई R1 करा। तो एक्सपैंड करने पे देखिए एक्सपैंड कैसे करना है, मैंने बताया था ना, फर्स्ट रो का ये एलिमेंट लिखना है A1, इसके सामने वाला रो डिलीट, सामने वाला कॉलम डिलीट, तो B2 C2 B3 C3 लिखना है आपको। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट में लिखना है। ओके, फिर यहाँ पे साइन देख लीजिए, इसका क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर इसके सामने वाला ये रो डिलीट कॉलम डिलीट, फिर से देख लीजिएगा, सामने वाला रो डिलीट कॉलम डिलीट, A2 C2 A3 C3 आपको डिटर्मिनेंट में लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही फिर देखना आपको प्लस, तो यहां से देखेंगे C1, तो C1 के सामने वाला रो डिलीट, C1 के सामने वाला कॉलम डिलीट, तो A2 V2 A3 B3 आपको एक डिटर्मिनेंट में लिख देना है। फिर आगे 2 क्रॉस टू ऑर्डर आपको आता है एक्सपेंड करना, कैसे करते हैं बताएं। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो V2 C3 आ जाएगा, ये मैंने सेम लिखा है। मैंने आपको बताया था जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे साइन माइनस का हर बार, तो B3 C2 आपका आ जाएगा। ठीक है, और माइनस B1 ऐसे लिख दिया आपने। अच्छा, फिर क्या करेंगे, A2 C3 और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, साइन माइनस का आएगा, A3 C2 आप लिखेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही प्लस आपका C1 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, A2 B3 नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो A3 V2 आएगा और साइन माइनस का आएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी मैंने स्टूडेंट इसे ऐसे एक्सपैंड करा है। अब मैं प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। प्रॉपर्टी क्या कहती है, द रोज एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। तो मैंने क्या किया, देखिएगा रोज को, ये फर्स्ट रो है ना, इसे मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। आप देख लीजिएगा मैंने इंटरचेंज किया, मैंने प्रॉपर्टी लगाई है। तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम लिखा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज किया, आप देख लीजिएगा। तो प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद बोलती है प्रॉपर्टी, क्या बोलती है सुनिए ध्यान से, देन द वैल्यू रिमेन सेम। बोलेगा कि अगर आपका आंसर, देखिए आपने, ये आपका डिटर्मिनेंट है ना, इसका आंसर ये आया है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी आंसर जो आपको स्टूडेंट सेम रहेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आपका डेल डैश है, मैंने प्रॉपर्टी लगा दी है। मैंने क्या किया है, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है। अब मैंने क्या किया, एक्सपैंड विद C1 किया। अब मैंने R1 नहीं किया, मैंने क्या कर लिया, C1। अब कई बच्चे बोलेंगे सर C1 R1 क्यों नहीं किया आपने, C1 ही क्यों किया। स्टूडेंट मैंने आपको एक बात बताई थी, 3 क्रॉस सी ऑर्डर में आपको किसी एक कॉलम को, किसी एक रो को एक्सपैंड करना है, आंसर क्या आता है, सेम आता है। यहाँ पे मैं चाहे R1 को करूं चाहे C1 को करूं, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने C1 को क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर्स नहीं लिए थे। देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है A1 V2 C3 माइनस V3 C2 है ये, तो मुझे उसके ऐसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे C1 को ले लिया है। नहीं तो अगर मैं R1 को लेता यहाँ पे तो उसके लिए मुझे थोड़ा इसे सॉल्व करके फिर से मुझे इसके बराबर दिखाना पड़ता। अगर मैं C1 को ले रहा हूं तो स्टूडेंट डायरेक्ट ही आंसर उसके ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपैंड में मैंने C1 किया, तो C1 आपको पता है ये आपका कॉलम फर्स्ट है, तो मैं क्या करूंगा, A1 लिखूंगा, इसके सामने वाला रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो क्या बचा, V2 B3 C2 C3 आप लिखेंगे। ठीक है, और आपको पता है ना, यहाँ पे मैंने बताया था ना, शॉर्टकट याद रख लें, प्लस लिखना है, फिर माइनस प्लस, अल्टरनेट चलते हैं ना, माइनस प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे A1 आ गया, तो फिर उसके बाद साइन देख लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम फर्स्ट का माइनस का,
फिर V1 लिखना है, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो क्या आएगा A2 आएगा, A3 C2 C3 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पे साइन प्लस का है तो C1 लिखना है आपने, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो A2 A3 V2 V3 लिखना है। ठीक है, C1 के सामने वाला रो डिलीट, सामने वाला कॉलम डिलीट, तो A2 A3 V2 V3 लिखना है, तो A2 A3 V2 V3। ये तो आपको एक्सपेंड करना आता है, इजी है ना ये। फिर क्या करेंगे, वही 2 क्रॉस ऑर्डर आपने सीखा हुआ है, B2 को C3 से करना है, लिख दिया। नीचे से ऊपर जब भी मल्टीप्लाई करना है साइन माइनस का आएगा, C2 B3 आएगा। सेम यहाँ पे किया है मैंने V1, ये देख लीजिएगा A2 C3 आएगा, और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है साइन माइनस का आएगा, C2 A3 आपको आ जाएगा। ठीक है, प्लस C1 लिखना आपने, और A2 B3 आएगा, और नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 A3 आपका आ जाएगा। आप इसे सेकंड रख लीजिएगा। ठीक है, स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट है ना, और ये आपका सेकंड है। आप यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो फर्स्ट का आंसर है वही सेकंड का आंसर है ना, आप चेक कर लें, जो फर्स्ट का है वही सेकंड का आंसर है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डेल इक्वल टू डेल डैश के बराबर है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जो कहती है कि अगर आप इफ द रोज एंड कॉलम और डिटरमिनेंट इंटरचेंज करते हैं तो आंसर उसका सेम रहेगा। तो देख लीजिएगा, पहले जो आंसर था ये था, है ना, और प्रॉपर्टी लगानी, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगाती थी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, रोज एंड कॉलम को मैंने इंटरचेंज किया था। फिर मैंने एक्सपेंड करा, एक्सपेंड करने पर आंसर क्या आया है, सेम आया। ठीक है स्टूडेंट, आप क्या करें, घर पे नंबर्स ले लीजिएगा, जैसे डेल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लीजिएगा। नंबर लेके आप क्या करें, R1 को एक्सपेंड करें, उसके बाद प्रॉपर्टीज लगाएं, है ना। प्रॉपर्टीज लगा के मान लेते हैं पहले अगर आपका 10 आंसर आया है तो उसके बाद प्रॉपर्टी लगा के फिर आप R1 को एक्सपेंड करें, आंसर आपका 10 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी था, काफी इजी है ये। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रॉपर्टी देख लीजिएगा सेकंड। आई होप आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आ गया होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये भी काफी आसान है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है ये, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम, है ना, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम बट इट चेंजेस द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो काफी आसान है ये। मैं यहाँ पे फिर से प्रूफ आपको बताता हूँ, इसका प्रूफ क्या है देख लीजिएगा। मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, जैसे पहले लिया था A1 B1 C1, A2 V2 C2, A3 B3 C3। आप यहाँ पे नंबर्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंड वे R1, मैंने एक्सपेंड वे R1 पीछे भी किया था, तो मैंने इसको एक्सपेंड करके देख लिया कि इसका आंसर क्या आता है। तो ये आपने सीख रखा है ना, पीछे मैंने किया, अभी A1 को लेना ये आपने कर लिया। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, ये आपने जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई उसमें बताया था यहाँ तक। ठीक है, अब मैं प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ। प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम, या तो वो रो हो सकती है दो, या दो कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, और जो डिटर्मिनेंट का आंसर होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, बट यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूं। मैंने प्रॉपर्टीज लगाई है, सेकंड इंटरचेंज R1 एंड R2 को मैंने इंटरचेंज किया। तो R1 देख लीजिएगा, ये आपका R1 है, R2 इंटरचेंज मतलब मैंने क्या किया है, R2 को ऊपर लिख दिया, R1 को नीचे लिख दिया, R3 आपका सेम आएगा। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपका R2 A2 V2 C2 है, ये आपका ऊपर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है A2 V2 C2 और A1 V1 C1, A3 V3 C3 आपका सेम रहेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का मैंने यूज किया है। तो अब बोला कि अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाते हो तो आपका आंसर सेम आएगा, बट रिजल्ट जो आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस का हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने R1 को एक्सपेंड किया, R2 को एक्सपेंड किया है, किसी को भी करें आंसर मैंने आपको बताया था 3x3 ऑर्डर में सेम आता है। तो एक्सपेंड में R2 करना है, R2 को एक्सपेंड किया तो देखिएगा आपको ये याद रखना है, प्लस माइनस साइन इनके ये माइनस अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर R2 को आप एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको साइन माइनस का आएगा, और ये वाला एलिमेंट लिखना है A1, इसके सामने वाला रो डिलीट, सामने वाला कॉलम डिलीट, तो V2 C2 V3 C3 आपको लिखना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, साइन यहां से देख लीजिए प्लस लिखना है, और यहाँ पे V1 आएगा आपका, V1 के सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, A2 C2 A3 C3 आपको लिखना है। ठीक है, फिर क्या लिखना है, माइनस यहाँ पे साइन, और ये वाला एलिमेंट लिखना है C1, C1 के सामने वाला रो डिलीट, C1 के सामने वाला कॉलम डिलीट। फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट, C1 के सामने वाला रो डिलीट, C1 के सामने वाला कॉलम डिलीट, A2 V2 A3 V3 आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना तो आता है ना, 2x2 ऑर्डर को V2 C3 लिखना है, और नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन आएगा माइनस का, B3 C2 लिखना है, ये आपका सेम रहेगा। प्लस V1 लिखना है, A2 C3 आएगा, और नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करना है माइनस का साइन आएगा, A3 C2 आपको लिखना है, और माइनस का C1 लिखना है,
A2 B3 लिखना है आपको, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 B2 आपको लिखना है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैंने माइनस को कॉमन लिया है, माइनस मैंने कॉमन लिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्लस हो जाएगा। इसमें से नहीं लिया माइनस मैंने, माइनस देख लीजिएगा, पूरे में से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो चेंजेस यहाँ पे आएगा और एक चेंजेस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जब मैंने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने A1 ब्रैकेट में B2 C3 माइनस B3 C2 लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आपका डेल के बराबर है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये मैंने आपको जो बताया है, ठीक है। तो A1 B2 C3 आप चेक कर लीजिएगा, तो ये आपका किसके बराबर बताएं, डेल के बराबर है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आंसर देखिए डेल ही आया है, आंसर देखिए वही आया ना जो पहले एक्सपेंड किया था वही आया, बट साइन देख लीजिएगा, इधर साइन क्या था, एक बार चेक कर लें, इधर साइन प्लस का था ना। अब प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आपका आंसर आया है वो माइनस का है, ठीक है। अगर मान लेते हैं पहले अगर आपका आंसर इधर माइनस होता तो प्रॉपर्टी लगाने पर यहाँ पे क्या आता, प्लस का आ जाता, ठीक है। तो एक बार मैं प्रॉपर्टी फिर से पढ़ लेता हूँ, आप देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी सेकंड कहता है, if we interchange any two rows or column then the value of determinant remains same but it changes the sign of determinant। तो देखिए वैल्यू डिटरमिनेंट का सेम रहा बट उसका साइन चेंज हो गया, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको सेकंड प्रॉपर्टी भी समझ आया होगा। प्रॉपर्टी थर्ड देख लीजिएगा, ये भी काफी आसान है। थर्ड प्रॉपर्टी काफी इजी है, ये आपको देखना है। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मीनिंग यहाँ पे है सेम, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर दो रोज और दो कॉलम डिटरमिनेंट के क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, और उस समय आप उसका आंसर क्या लिखोगे, डिटरमिनेंट का जीरो लिखोगे। तो इसका प्रूफ देखिएगा, मैं आपको इसका डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, डायरेक्ट देखिए कैसे होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये 1 1 1 1 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए दो रोज क्या है बताएं, दो रोज आइडेंटिकल हैं, तो उस केस में मैं इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख के आ जाऊंगा, जीरो लिख के आ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर दो कॉलम देखिएगा कैसे, ये 3 3 3 3 3, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं तो उसका आंसर मैं डायरेक्ट जीरो लिखूंगा। बट प्रूफ में आप जीरो नहीं लिखोगे डायरेक्ट, है ना, प्रूफ बताना पड़ेगा कैसे जीरो होता है, तो इसलिए मैंने इसका प्रूफ भी लिया, आप देख लीजिएगा। प्रूफ क्या है, लेट डेल मैंने ले लिया A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो दो रोज हैं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड रो आइडेंटिकल है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर जीरो लिखूंगा। तो बट डायरेक्ट मुझे नहीं लिखना है, मुझे इसका प्रूफ बताना है। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी का यूज किया है, इंटरचेंज R1 एंड R2। मैंने इंटरचेंज किया है बट आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे R1 R2 सेम है, मैंने इनको इंटरचेंज किया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि R1 और R2 को मैंने इंटरचेंज किया है। आपको याद है ना प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहती है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम बट इट चेंजेस द साइन ऑफ डिटरमिनेंट। तो देखिए वैल्यू उसका सेम रहा ना, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाया, आंसर सेम आया, बट यहाँ पे साइन प्लस का तो साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजिंग प्रॉपर्टी सेकंड का मैंने यूज किया है, ठीक है। तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है, ये A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये आपका किसके बराबर है, डेल के बराबर। तो मैं इसकी जगह पे डेल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये माइनस का डेल जब मैं इधर भेजूंगा प्लस डेल हो जाएगा, है ना। तो डेल प्लस डेल कितना होता है, 2 डेल, और यहाँ पे 0 बचेगा। तो डेल अगर 0 के नीचे में 2 भेजूंगा तो 0/2 0 रहता है, तो डेल इज इक्वल टू 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको प्रॉपर्टी नंबर थर्ड अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट मैं फिर से बता देता हूँ, प्रॉपर्टी थर्ड में आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिख के दिया होगा, पेपर में ऐसे आया है। इफ एनी टू रोज और कॉलम और डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। तो आपको ये प्रूफ करना होता है विद एग्जांपल, ऐसे पूछ लेते हैं तो आप ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिएगा फोर्थ, ये भी काफी इजी है। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर k देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर k। तो काफी आसान है, मैं आपको इसका भी प्रूफ बताता हूं, ठीक है। तो लेट डेल हमें दिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो जैसे मैंने प्रॉपर्टी फर्स्ट में ये किया था, ये आपको यहां तक फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट एक्सपेंड बाय R1 किया है, काफी आसान है, आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं। तो ये सेम ही है जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको बताया था, ठीक है। तो अब मैं प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, ये मैंने एक्सपेंड किया तो इसका आंसर ये आ गया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है। बोला कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर के, और यहाँ पे अगर कोई भी रो एक रो चाहे कोई एक कॉलम अगर किसी
नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे मैंने यहाँ पे के की यहाँ पे 2 3 हो सकता है, ठीक है, 2 3 4 -1 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रो अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई है तो बोलता है, यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा, देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई नंबर के, और आपका जो पूरा डिटर्मिनेंट होगा वो के जो होगा बाहर आके पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रूफ देखते हैं इसका कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे के को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने एक्सपैंड बाय R1 किया, ठीक है। एक्सपैंड बाय R1 करने पर क्या होगा, मैं के A1 लिखूंगा, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो V2 C2 V3 C3, ठीक है। काफी आसान है ये, है ना, कितने क्वेश्चंस कर लिए, अब तो प्रैक्टिस हो गया होगा आपको। फिर यहाँ पे साइन क्या होता है, माइनस का, के V1 लिखना है, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, A2 C2 A3 C3 आपको लिखना है, ठीक है। फिर प्लस आता है साइन, प्लस यहाँ पे क्या है, के C1, तो इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो क्या लिखेंगे, A2 V2 A3 V3, तो आपने A2 V2 A3 V3 लिख दिया। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपको क्लियरली दिख रहा है के सब में कॉमन है, तो कॉमन ले लिया। जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे A1 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, V2 C3, नीचे ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे V3 C2 आएगा। के कॉमन लिया है, माइनस V1 A2 C3 आ गया, माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस का आएगा, A3 C2 आपका आ जाएगा, ठीक है। और प्लस C1 लिखना है और A2 V3 आएगा, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस A3 V2 आपका आ जाएगा। तो ध्यान दें स्टूडेंट, ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन A1 ब्रैकेट में जो लिखा है माइनस V1, ये ब्रैकेट में लिखा है, ये फर्स्ट है, तो ये किसके बराबर है, डेल के बराबर है ना। तो मैं इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डेल लिख सकता हूँ। तो डेल डैश इक्वल टू के इंटू डेल के बराबर आ जाएगा। स्टूडेंट अगर आपको नहीं समझ, मैं आपको बताता हूँ क्या था यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई भी कॉलम जैसे दिखेगा वो के से मल्टीप्लाई है ना, के से मल्टीप्लाई कॉलम फर्स्ट, या कोई भी रो हो सकता है, ठीक है। तो वो जो के होगा ना, वो बाहर आके पूरे डिटर्मिनेंट, देखिए ये पूरा डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, के कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका के क्या होगा, बाहर आके कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट आपको मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, ये जो के है अंदर अगर मल्टीप्लाई करते सब एलिमेंट से होता था, बट अभी आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया है कि जो आपका के है अंदर, यहाँ तो किसी एक रो, तो यहाँ किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी समझ आया। मैं एक और एग्जांपल लिए, आप ये भी देख लीजिएगा। मैंने क्या, डेल इक्वल टू 2 4 2 दिया है, 1 2 3 3 2 1, देखिए फर्स्ट रो से क्या कॉमन आता है, 2, तो 2 बाहर आके पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 बचेगा, बाकी सेम, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ, कि अगर, फिर से रीड कर रहा हूँ, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर के, देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई नंबर की, और वो डिटर्मिनेंट क्या होगा, उस के से, नंबर जो के होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इनको अच्छे से याद करिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आपको एक्सरसाइज जो है 4.2 अच्छे से समझ आएगा। प्रॉपर्टी 5 देख लीजिएगा, ये भी काफी आसान है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी द सम ऑफ 2 टर्म्स, देन वी कैन एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है स्टूडेंट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी द सम ऑफ 2 टर्म्स, देन वी कैन एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। तो काफी आसान है ये। तो यहाँ पे मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया है, a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस जेड, d e f g h i, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो आपको दिख रहा है, ये 2 टर्म का सम है ना, 2 टर्म है ये, फर्स्ट रो 2 टर्म का सम है, तो बोले कि इसके 2 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे बनेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट आपका कॉलम दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट कॉलम 2 टर्म का सम है ना, तो इसकी बोला 2 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, देखिए पहले आप क्या करेंगे, ए बी सी लिखेंगे, ये वाला सेकंड रो, सॉरी सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम आप सेम लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस लिखना है, फिर बी सी डी लिखना है, बी सी डी लिखना है, और ये सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम आपको सेम लिखना है। तो देखिए ये एक डिटर्मिनेंट था ना, तो फर्स्ट रो जो फर्स्ट कॉलम था वो आपका 2 टर्म का सम है, 2 टर्म का सम है, तो इसके 2 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है। बट प्रूफ में आप इसे कैसे बताएंगे, ये आप देख लीजिएगा, मैं आपको इसका प्रूफ भी बता देता हूँ। प्रूफ में आप डायरेक्ट नहीं लिख के आओगे। लेट मैंने किया डेल, ठीक है, a प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, तो मैं अगर इसको लिखना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था। पहले मैं a लिखता, d g, फिर मैं b e h लिखता, c f आई लिखता, फिर मैं प्लस लिखता, फिर मैं एक्स वाई जेड लिखता, डी जी सेम लिखना था, ठीक है, ऐसे आ जाता। बट प्रूफ मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसे स्टूडेंट। प्रूफ में
मैंने क्या किया स्टूडेंट, एक्सपैंड में R1 करा। R1 को जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो R1 ये आपका, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, a प्लस एक्स लिखूंगा, फिर इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, ठीक है। तो क्या आएगा, EFHI लिखना है, EFHI आपको लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन क्या आता है, माइनस का, तो ये वाला एलिमेंट क्या है, b प्लस वाई है। इसके सामने वाला रो डिलीट, काफी आसान है ये, आपने काफी क्वेश्चंस कर लिए, आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा इसमें। तो इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो DFGI आपको लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन क्या आता है, प्लस का, ये वाला एलिमेंट क्या है, C प्लस जेड, आपको वो लिखना है। तो उसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, फिर से बता रहा हूँ, रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो DEGH आपको लिखना है, DEGH आपको लिखना है। तो उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है a प्लस एक्स है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट को पहले मैंने अंदर a से मल्टीप्लाई कराया, फिर मैंने x से कराया, ध्यान दीजिएगा। इस पूरे डिटर्मिनेंट को मैंने पहले अंदर a से मल्टीप्लाई कराया, फिर x से, सेम ये मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर ये जो डिटर्मिनेंट था, इसे पहले मैंने b से मल्टीप्लाई कराया, फिर मैंने y से, बट साइन देखिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, DEGH, ये आपका जो डिटर्मिनेंट है, इसे पहले मैंने C से मल्टीप्लाई कराया, फिर मैंने Z से, C से कराया, Z से कराया, मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया स्टूडेंट, पहले मैंने A, B और C वाले लिख दिए हैं डिटर्मिनेंट। आप एक बार देख लीजिएगा, पहले मैंने क्या किया है, A वाला लिखा है, फिर मैंने B वाला, फिर मैंने C वाला डिटर्मिनेंट लिख दिया है, फिर मैंने X, Y, Z वाले इकट्ठे लिख दिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे ABC वाले इकट्ठे लिखे हैं और X, Y, Z वाले मैंने डिटर्मिनेंट इकट्ठे लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक बार देख लीजिएगा, ये जो ABC था उसे मैंने ऐसे लिख दिया, फिर मैंने DEFGHI लिख दिया। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो लिखा है ना, यहाँ तक आप एक बार देख लीजिएगा, प्लीज से ध्यान से देखिएगा ये इसके बराबर कैसे आ गया। अगर स्टूडेंट मैं एक्सपेंड वे R1 करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, A लिखूंगा, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो EFHI आएगा, है ना। यहाँ पे माइनस साइन लिखते थे, फिर V लिखना है, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो DFGI लिखना है, तो वही लिखा है, प्लस C लिखना है, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, DEGH लिखना है। स्टूडेंट अगर ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, अगर ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है X, Y, Z, फिर मैंने लिखा है DEFGHI। आप चेक कर लें, एक्सपैंड में अगर R1 करते हैं तो क्या होगा, X लिखेंगे, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो क्या आएगा, EFHI, वही आया, ठीक है। फिर मैं माइनस लिखता, फिर y लिखना है एलिमेंट, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, क्या लिखेंगे, DFGI, वही आया, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखना था, प्लस Z, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, DEGH आपको लिखना है। तो काफी इजी स्टूडेंट। तो ये देखिएगा, इसके दो ही डिटर्मिनेंट बन गए हैं। तो आपको सिंपल मैं फिर से बता देता हूँ, याद क्या रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो टर्म का सम है तो उसके दो डिटर्मिनेंट बन जाएंगे, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है। एक बार इसे रीड कर लेते हैं। बोले कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी द सम ऑफ टू टर्म देन वी कैन एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो उसके दो ही डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। तो आई होप प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको समझ आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 6 काफी आसान है। प्रॉब्लम 6 है, इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट द इक्वल मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम टू अदर रो और कॉलम देन द वैल्यू रिमेन अनचेंज। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं द रिमेन अनचेंज लिखते हैं, या देन द वैल्यू रिमेन अनचेंज। अनचेंज मीन सेम रहेगा। ठीक है, तो काफी आसान है ये भी। इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वल मल्टीप्लाई, कैसे मैं आपको बताता हूँ प्रूफ इसका। मैंने डेल एक डिटरमिनेंट ले लिया है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मैंने डायरेक्ट इसमें प्रॉपर्टी यूज कर दी 6 वाली। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, इफ वी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इक्वल मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या मैं बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, R1 चेंजेस R1 मैंने एक रो सेलेक्ट कर ली ना, रो और कॉलम है ना, रो मैंने रो सेलेक्ट किया है। ठीक है, आप कॉलम भी ले सकते हैं। और अदर रो यहाँ पे, ठीक है, और अदर रो को मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया के की जगह पे। यहाँ पे 2 आ सकता है, 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है के। ठीक है, तो एक बार फिर से बताएं, इक्वल मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम टू अदर रो और कॉलम देन द वैल्यू रिमेन अनचेंज। वैल्यू क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी लगाया है 6। तो देखिए कैसे लिखूंगा, मैंने ये एलिमेंट लिखा, उसे के से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और R2 का सेकंड एलिमेंट क्या था, ये तो आपने पढ़ा ना 3.4 एक्सरसाइज में, है ना। तो A2 लिख दिया, और आपको V1 लिखना है, प्लस इसके सामने वाला एलिमेंट क्या है, V2 है, तो K इंटू V2 आ जाएगा। ठीक है, C1
बीच में प्लस लिखना है और इसके सामने वाला एलिमेंट क्या है, C2 है, और इसे आपको K से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देख लीजिएगा R1 का फर्स्ट एलिमेंट A1 है प्लस K लिखना है, R2 का फर्स्ट एलिमेंट A2 है तो A1 प्लस K इंटू A2 आएगा। R1 का सेकंड एलिमेंट V1 है प्लस K इंटू R2 का सेकंड एलिमेंट V2 है ना, ये ऐसे लिखेंगे। फिर R1 का थर्ड एलिमेंट C1 है प्लस K इंटू R2 का C2 है, तो यही आएगा। क्लियरली समझ आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी इक्वल मल्टीप्लाई का मतलब मैं फिर से बता दूं, इक्वल मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे मैंने K जो है इक्वल एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये इक्वल मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी 6 क्या है, इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट द इक्वल मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है, टू अदर रो और कॉलम देन द वैल्यू रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी है 6 वाली। तो प्रॉपर्टी 6 कहती है, आपको पता है पहले आपका आंसर ये था, बोल रहा है प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आंसर होगा वो यही रहेगा। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी नंबर 6 बताई, याद है प्रॉपर्टी नंबर 6? मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी नंबर 6 नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 6 अभी पढ़ रहे हैं ये। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या था, अगर कोई भी रो जब कोई भी कॉलम, यहाँ पे देख लीजिए आपका फर्स्ट रो दो टर्म का सम है ना, दो टर्म है, ये दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स का नॉलेज है ना, ये दो टर्म्स हैं, तो बोल रहे इसके दो डिटरमिनेंट बन जाएंगे। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख दूंगा, पहले मैं A1 लिखूंगा, B1 लिखूंगा, C1 लिखूंगा, नीचे सेम A2 V2 C2 A3 V3 C3, फिर प्लस लिखूंगा, फिर K A2 लिखूंगा, K V1 V2 लिखूंगा, K C2 लिखूंगा, और नीचे सेम A2 V2 C2 A3 B3 C3 लिखूंगा। ठीक है, और मैंने नीचे लिखा भी यूजिंग प्रॉपर्टी 5 का मैंने यूज किया है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया है ना। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किया। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती थी, अगर कोई भी रो जब कोई भी कॉलम किसी नंबर से मल्टीप्लाई है तो वो जो नंबर होगा बाहर आके पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने लगाई है, यहाँ पे K फर्स्ट रो से कॉमन लिया है और यहाँ पे पूरे डिटरमिनेंट बाहर आके पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो गया यूजिंग प्रॉपर्टी 4। आई होप स्टूडेंट आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 याद होगी, पीछे एक बार देख लीजिएगा इसे, प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने यूज की है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आपको याद होगी प्रॉपर्टी नंबर 3, पीछे मैंने पढ़ाई है प्रॉपर्टी 3। मैंने बताया अगर कोई भी दो रो जब कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, है ना, इफ टू रोज आर टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स 0, डायरेक्ट 0 लिख दोगे क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 3 आपकी कहती है। तो मैंने लिख दिया यूजिंग प्रॉपर्टी 3। यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड रो क्या है, आइडेंटिकल है, तो मैं उसका आंसर डायरेक्ट 0 लिखूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है। ठीक है, अब आपको समझ आ रही होंगी प्रॉपर्टी, आई होप स्टूडेंट ये। तो K इंटू 0 मैंने लिख दिया तो 0 आएगा, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये आपका डेल ही है। आप चेक कर लीजिए जो आपने लिया था ये वही है। प्रॉपर्टी लगाने पर भी आंसर क्या आया है, सेम आया है, तो डेल इक्वल डेल के बराबर, तो ये आपका हैंस वेरीफाई हो गया। तो आई होप स्टूडेंट आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 7 भी मैंने ली है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी 7 कहती है इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बिकम्स 0। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि जैसे A1 B1 C1 कोई भी रो या कोई भी कॉलम हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिख रहा है सेकंड रो के सारे एलिमेंट क्या हैं, सेकंड रो के सारे एलिमेंट 0 है, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट देखिए मैं ऐसे डायरेक्ट 0 लिख दूंगा, है ना। यहाँ पे तो प्रूफ मुझे बताना पड़ेगा, मैं आपको नीचे बताता हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा जैसे 1 2 3 3 1 2 ये आपको दिया होगा, जैसे थर्ड रो के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख के आ जाऊंगा। जैसे मैंने आपको एक डिटरमिनेंट दिया, प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है 0 0 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है अगर किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं या किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो उसका आंसर मुझे डायरेक्ट 0 लिख देना है। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे इसका प्रूफ बताना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने इसका प्रूफ लिया है, डेल इज इक्वल टू A1 B1 C1 0 0 0 A3 B3 C3। मैंने स्टूडेंट यहाँ पे क्या किया, एक्सपैंड बाय R2 कर लिया। जब मैंने एक्सपैंड बाय R2 किया तो साइन आपको पता है, यहाँ पे साइन का नॉलेज है ना, पहले कैसे लिखना है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, और माइनस प्लस यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो सेकंड रो का यहाँ पे साइन माइनस आएगा, 0 लिखने से सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो B1 C1 B3 C3 लिखेंगे। जरूरी नहीं लिखना क्योंकि जब मैं इसे 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, तो आपको ये सिर्फ प्रूफ के लिए लिख लीजिएगा, ये तो आपको आता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में फिर से रीड कर लेता हूँ स्टूडेंट, इफ all the element of any row or column is 0 then the value of determinant becomes 0। ठीक है, अगर कोई भी रो या कॉलम का सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो उस केस में उस डिटरमिनेंट का आंसर डायरेक्ट 0 लिख दूंगा, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये लास्ट प्रॉपर्टी होगा आपका प्रॉपर्टी नंबर 8।
ठीक है, ये बुक पे डिफाइन नहीं है बट मैंने फिर भी ले ली है ये। If all the element above or below the main diagonal are zero, then the value or determinant becomes the product of element of main diagonal। पहले तो मेन डायगोनल्स क्या होते हैं आपको याद रखना है। मेन डायगोनल के अबव वाले एलिमेंट ये होते हैं, ये अगर जीरो हो जाएं, अगर मेन डायगोनल के बिलो वाले जीरो हो जाएं, आपको मैं ये भी बता देता हूँ, ये मेन डायगोनल है, इसके बिलो वाले जीरो हो जाएंगे। तो बोल क्या रहा है आपको एक बार देख लीजिएगा। इफ ऑल द एलिमेंट एबव आर या तो बिलो क्या हो जाए, मेन डायगोनल के जीरो हो जाए, देन द वैल्यू और डिटरमिनेंट बिकम द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। उस केस में इसका आंसर क्या आएगा, बोल रहा है कि अबव वाले एलिमेंट अगर जीरो, उस केस में आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट आपको करना मेन डायगोनल का, क्या है A1 B2 C3। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा A2 B2 C3, इसका डायरेक्ट आंसर है, प्रॉपर्टी नंबर 8 कहती है। बट इसका प्रूफ मैंने लिया है, तो प्रूफ देख लीजिए कैसे आता है ये A1 B2 C3 के बराबर। एक्सपैंड में मैंने R1 कर लिया है, तो मैं क्या करूंगा, A1 लिखूंगा, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, V2 0 V3 C3 मुझे लिखना है। फिर -0 नहीं लिखूंगा, +0 नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, फिर V2 C3 आपको लिखना है, ठीक है, ये तो आपको एक्सपैंड करना आता है। फिर माइनस लिखना है, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन माइनस का आता है, B3 इंटू 0 करेंगे 0 रहेगा, ये तो आपका 0 है, तो A1 B2 C3 आएगा। तो यही प्रॉपर्टी कहती है ना, प्रॉपर्टी कहती है 8 इफ ऑल द एलिमेंट एबव वाले अगर 0 हो जाए, उस केस में आप आंसर क्या लिखेंगे, मेन डायगोनल का प्रोडक्ट। तो A1 B2 C3 वही आया। ठीक है, अब अगर बिलो वाले 0 हो जाए, उस केस में भी आप आंसर क्या लिखोगे, A1 B2 C3 को मल्टीप्लाई करके ही लिखोगे। तो एक्सपैंड बाय C1 किया है मैंने, A1 मैंने लिखा है, ठीक है, एक्सपैंड बाय C1 कॉलम को किया है, क्योंकि इसमें 2 0 है, जल्दी एक्सपैंड हो जाएगा। A1 के सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, V2 C2 0 C3 आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे -0 +0 एक्सपैंड ही नहीं करना, क्योंकि इनका डायरेक्ट आंसर 0 आता है। क्यों, क्योंकि 0 अगर कुछ भी रिजल्ट आएगा 0 से मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट 0 लिखोगे आप। ठीक है, फिर A1 लिखना है स्टूडेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैंने सिखाया ना, एक्सपैंड कैसे करते हैं, V2 C3 करना है, और नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करें 0 इंटू C2 जब करें तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये लिखिएगा A1 B2 C3 आपको आ गया। तो आई होप स्टूडेंट आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे समझ आई होंगी। स्टूडेंट मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करी है प्रॉपर्टीज। अगर फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करें, मुझे बताएं। स्टूडेंट अगर आपने ये प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ी होंगी तो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, आपको एक्सरसाइज 4.2 में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 4.2 पूरा बेस्ड है इन प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़नी है, ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, तो इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा प्लीज से। ठीक है, तो आज के स्टूडेंट इतना ही रखेंगे। और स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात, मैं इस वीडियो का PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। तो आज के स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू।